A very good evening to one and all. YCB level 1 की training की sessions में we're going for the day 3. Fundamentals of yoga and history of yoga हम देखने वाले हैं आज. So previously हमने सरस्वती वैली civilization के बारे में समझा. Saraswati Valley civilization laid the foundation stone. योगिक हिस्ट्री अगर उसका रेलेवेंस हम देखा जाए तो उसका सोर्स सरस्वती वैली सिविलाइजेशन में विभिन्न प्रकार के टैबलेट्स में, स्टोन्स में एंड स्कल्पचर्स में, टेराकोटा के फिगरेंस में, सब में योगिक स्पिरिट्स देखा गया है. इन द फॉर्म ऑफ आसनास, इन द फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, पोस्चर्स भी दिखाई देती है. And then many of its wise precepts are being found. Moving ahead, classical period के बारे में हम जानेंगे. And before understanding the classical period of yoga, we should understand what is basic Indic culture. हमारे culture यानी कि dance, arts, architecture, संस्कृत बोलना यहाँ तक ही सीमित नहीं है जितना हम जानते हैं. बट बेसिस ऑफ इंडिक कल्चर इज सेल्फ रियलाइजेशन. खुद को जानना, यही खुद को बेहतर जानना, बेहतर पहचानना, यही उसका थीम रहा है. पूरा मनुष्य का उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य, पर्पस जो है इस सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ इमेंसिपेशन की ओर ही था. Basically, we led a life where we utilized our body, utilized our senses and the intellect and the other antakarana like man, buddhi, chitta, ahankara in a way that we'll be able to realize the self. बाद में पाश्चात्य संस्कृति से हमने जो जाना है, पहचाना है कि शरीर जो है, शरीर को डेकोरेटिव बनाने के लिए, मन जो है मन को बाहिर्मुखी करके एंटरटेनमेंट के लिए यूज करने के लिए है. ईगो जो है ईगो फीडिंग के लिए बनाया गया है. सेंसेस जो है सेंसुअल ऑब्जेक्ट्स की एंजॉयमेंट के लिए बनाया हुआ है. ये पाश्चात्य संस्कृति का एक बेसिस है. बट ऑन द अदर हैंड हमारी भारतीय संस्कृति ऐसे कभी नहीं रहा. उसका फाउंडेशन स्टोन बहुत स्ट्रॉन्ग रहा. वेदांतिक विजन, वैदिक विजन जो है वो सेल्फ कल्चर है. खुद को पहचानना, बस वही सब सर्वोपरि लक्ष्य था. वही लक्ष्य था, सर्वोपरि क्या है उसमें. तो वो जितने भी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, शरीर, जितने भी अंतःकरण है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे भीतर, physically, physiologically that we see, they utilized these entities as instruments. एक vehicle बना करके अधिही आत्मन, स्वयं की ओर जानने वाला वो जर्नी के लिए तैयार किए थे ये व्हीकल सारे. As you all know, वैदिक origin से ही योग आया है. योग ही नहीं, योग जैसे 6 दर्शन हैं वो आज हम देखेंगे. विभिन्न प्रकार के दर्शन, 6 दर्शन वैदिक फाउंडेशन से ही आया है. खुद ही उनका प्रोक्लेमेशन है कि हमारा जो आइडियाज हैं, कॉन्सेप्शंस हैं, सारे तात्पर्य वेद से है, वेदों से ही निकला है करके खुद प्रोक्लेम करते हैं. एनीवेज, जब योग के बारे में बात करते हैं, हम उपनिषद के बगैर, उपनिषद के उल्लेख के बगैर योग को परिपूर्ण तरीके से समझाया नहीं जाता है. क्योंकि वेद में जो संहिता में जो पोएटिकल फॉर्म में थोड़ा सा गुड़ रूप में बताने का चीज बहुत ही प्रख्यात उपनिषदों में, यानी कि वेदों के लास्ट भाग, लास्ट पार्ट ऑफ द वेदास, उपनिषदों में योगिक उल्लेख बहुत अनेक दिखाई देती है. Thousands of years ago, even before religions exist, सनातन धर्म यानी कि
कोई धर्म यानी कि यहाँ पर रिलीजन की बात नहीं है। हिंदी में धर्म इज इक्वल टू रिलीजन है, मगर धर्म यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहा है, वे ऑफ लिविंग रहा है, हाउ टू गो विथ बेसिक नेचुरल टेंडेंसीज, आपके स्वरूप के साथ, आपके बेसिक नेचर के साथ कैसे जीना है, ये धर्म रहा है। तो सनातन धर्म का कल्चर में ही योग रहा है। और शिव जी आदिनाथ, आदि गुरु है ना, योग गुरु के नाम से शिव जी ही माना गया है। चाहे वो हठ स्कूल में भी देखा जाए, चाहे वो पतंजलि स्कूल ऑफ योगा में भी देखा जाए, आदि गुरु जो है, आदिनाथ जो है, वो शिव जी ही हैं। कहीं कहीं उपनिषदों में उल्लेख ये भी रहा है कि हिरण्यगर्भ यानी कि ब्रह्मा जी, हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता न्यायः पुरातनः, ऐसे याज्ञवल्क्य स्मृति कह रहा है कि सबसे सर्वप्रथम योग का श्रेणी में ऊपर अगर हम देखा जाए तो हिरण्यगर्भ पर योग का ज्ञान रहा है, ऐसे बताया गया है। ऋग्वेद में भी कई कई जगह पे हिरण्यगर्भ से ही आकाश आदि, सूर्य आदि, चंद्र आदि सारे टिमटिमाते हुए शाइनिंग एंटिटीज बाहर निकले हैं करके ऋग्वेद ही बोल रहा है। यहाँ पर हिरण्यगर्भ यानी कि ब्रह्मा जी नहीं है ऋग्वेद के अनुसार। हिरण्यगर्भ यानी कि वो कॉस्मिक वूम है, वो कॉस्मिक फॉर्म है, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है जिससे हम सब आए हैं। तो कभी ब्रह्मा जी, कभी विष्णु जी, कभी शिव जी ऐसे आगे पीछे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स दिखाई देती है। अगर कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, मेरा एक छोटा सा बेटा है, 9 साल का है, वो मेरे से कह रहा था, मम्मी कभी तो कहते हैं शिव जी से पूछो, शिव जी खुद कहते हैं मेरे पिताजी का नाम ब्रह्मा है ब्रह्मा जी कहते हैं विष्णु जी मेरे पिता है, विष्णु जी कहते हैं शिव जी मेरे पिता है। ये क्या चक्कर है, कौन किसका पिता है? तो एंड देन ही हिमसेल्फ सेड कि ये सब कॉस्मिक फॉर्म्स है ना मम्मी, एक जैसा सभी हैं, तो कहाँ किसी का शुरुआत पता ही नहीं पड़ता। एंड देन मैंने बस यही बोला, वेल सेड विवान, तुमने सही सही समझा। शिव, विष्णु, ब्रह्मा ऐसे रूप अनेक अनेक है, मगर स्वरूपतः वही कॉस्मिक फॉर्म है, वही डिवाइन फॉर्म है। सो डिवाइन एनर्जी से ही निकला हुआ योग का परंपरा है। उसके उल्लेख उपनिषदों में दिखाई देती है। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत, ऐसे ऋग्वेद कहता है, और हिरण्यगर्भ को सर्वप्रथम बीइंग माना गया है। खाली योग ही नहीं, जितने भी दर्शन है, जितने भी भारतीय दर्शन, इंडियन फिलोसफीज हैं, सबका पर्पस सेल्फ रियलाइजेशन है। इस हिरण्यगर्भ को जो हिरण्यगर्भ जहां से सब कोई आया है, उस हिरण्यगर्भ सब में है। उस हिरण्यगर्भ को, उस कॉस्मिक वूम को हमें पहचानना है। इस जैसे ही ईशोपनिषद हम सूर्य नमस्कार मंत्र में भी अपन दोहराते हैं, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुकम करके। साधक बस उस कगार पर है कि सेल्फ को पहचानने के एक स्टेप दूर पर है, और उसका सारा मनुष्य प्रयत्न खत्म हो गया, और वो बस हाथ जोड़ के नमन कर रहा है, प्रे कर रहा है, हे हिरण्मयी। सन मतलब क्या है? सेल्फ ही सन है ना। तो सेल्फ को एड्रेस कर रहे हैं, उस देवता को एड्रेस कर रहे हैं कि आप स्वयं अपनी परत हटा करके सत्य और धर्म का दर्शन दीजिए, स्वयं ही दीजिए करके वो साधक बोल रहा है। सो वहां भी हिरण्मयी ना ऐसे गोल्डन फॉर्म का उल्लेख है, तो मुझे एकदम से प्रसंगात याद आ गया। एनीवेज, वैदिक पीरियड, विल कम अगेन टू वैदिक पीरियड थोड़ा सा, फिर उसके बाद क्लासिकल योगा पीरियड के बारे में समझेंगे।
वेद जो शब्द है विद धातु से निकला गया। विद ज्ञाने, विद यानी कि ट्रेजर हाउस ऑफ नॉलेज। तो वेद ऐसे ही नहीं है, वो ट्रेजर हाउस ऑफ नॉलेज है। तो कोई भी ऐसे सवाल नहीं पूछ सकता, अच्छा अर्थ और सन के बीच में डिफरेंस कितना है, क्या किलोमीटर्स में डिस्टेंस है, ये बताता है क्या वेद? सारे नॉलेज का अगर ट्रेजर हाउस है तो यहाँ पर हम ये समझेंगे आगे चल के कि विद्या जो है दो प्रकार की है, परा विद्या और अपरा विद्या। वेद परा विद्या का स्रोत है ना। तो सॉरी, अपरा विद्या ही है मगर परा विद्या को समझाने वाला स्क्रिप्चर है। सो ये नॉलेज पार एक्सेलेंस है। सनातन धर्म यानी कि हिंदुइज्म जो सिर्फ कुछ हजारों साल के पहले नाम आया है, उससे पहले सनातन धर्म के रूप में जो आया है, ये वेद ही सनातन धर्म का बेस बना है। एंड जस्ट एज आई सेड, वेदों में सर्व सर्व प्रख्यात, सब जगह पे समझने वाला, पढ़ने वाला, बहुत सारे लेसन्स होने वाला, वर्कशॉप्स होने वाला चीज है उपनिषद। क्योंकि उपनिषद वेदांत का स्वरूप है। वेदांत सिर्फ अंत नहीं है वेद का, मगर एसेंस ऑफ वेदा इज आल्सो इन उपनिषद। बहुत ब्यूटीफुल तरीके से टीचर स्टूडेंट कॉन्वर्सेशन के रूप में, स्टोरीज के रूप में सेल्फ को समझाने वाला सुंदर ब्यूटीफुल आसान, है ना, आसान उपनिषद है। बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स वेदों का उपनिषदों में देखा गया है। और एक काल को वैदिक पीरियड या वैदिक योगा पीरियड भी कहते हैं। ऋषि मुनियों को वैदिक योगीज भी कहते हैं, क्योंकि ऋषि उस हिरण्यगर्भ को या उस कॉस्मिक फॉर्म को स्वयं में देखने का एबिलिटी रखते हैं अपने अंदर। क्यों, क्या क्या देखते हैं उसको, देखना क्यों बोलते हैं उन्हें? क्योंकि ऋषि शब्द दृश धातु से आया। दृश यानी कि देखना। क्या देख रहे हैं हम? अपने फिजिकल आई से बाहरी चीजों को तो देख पाते हैं, फिजिकल कान से बाहरी चीजों को सुन पाते हैं, अपनी जीभ से बाहरी वस्तुओं को खा के स्वाद ग्रहण कर पाते हैं। मगर अगर आपको स्वयं को पहचानना है या खुद के स्वरूप के बारे में जानना है, क्या आपको असली में हैप्पीनेस चाहिए लाइफ में, सुख प्राप्ति दुख निवृत्तिश्च, वाईएसी में हमने पढ़ा था। सुख, रियल हैप्पीनेस क्या है इसको जानना है, रियल हैप्पीनेस को अनुभव करना है। वो अनुभूति के लिए आपको इस आंख की जरूरत नहीं है, एक इंट्रोस्पेक्टिव आई की जरूरत है, एक क्लियर आई की जरूरत है, जो विजन ऋषियों में है। इसीलिए उन्हें ऋषि कहते हैं। मंत्र दृष्टा, मंत्र दृष्टा भी उनका दूसरा नाम है। क्यों मंत्र दृष्टा, क्यों मंत्र लेखक क्यों नहीं, मंत्र दृष्टा ही क्यों? क्योंकि कोई भी ये बात बहुत कम लोगों को पता है। हम समझते हैं वेद किसी ने लिखा जैसे महाभारत व्यास महर्षि ने लिखा, वाल्मीकि महर्षि ने रामायण लिखे, है ना। ऐसे विभिन्न स्मृति, विभिन्न इतिहास, विभिन्न पुराण, विभिन्न टेक्स्ट कोई ना कोई ने लिखा ही था, है ना। मगर वेदों के मंत्र सिर्फ कंपाइलेशन रहा है। बहुत समय बाद उसका लेखक लिखित रूप में कुछ टेक्स्ट बना है। अदरवाइज एवरीथिंग वाज मुंह बोली, कान से सुनने वाला और समझने वाला, याद करके उसको ग्रहण करके लाइफ में उतारने वाला चीज रहा है शुरू से। इसीलिए इसे श्रुति कहते हैं। हाँ? वेद को श्रुति कहते हैं। वेद अपौरुषेय है, ये बात सबको पहचानना बहुत जरूरी है। वेदों का मंत्र किसी का लिखा नहीं है। कॉस्मिक लेयर में अभी भी ऋचाएं विद्यमान है कॉस्मिक स्पेस में। उस कॉस्मिक स्पेस जितना जितना
ब्रह्मांड बाहर दिखता है उतना इस पिंडांड भी है ना, उस मेंटल स्पेस में गहन समाधिस्थ ऋषि मुनियों ने उन मंत्रों को देखा, लिखा नहीं, तो इसीलिए मंत्र दृष्टा बोलते हैं। और ये वैदिक योगियां ही हैं। सनातन धर्म, मैं बार बार कहती हूँ, ये रिलीजन नहीं है, धर्म यानी कि रिलीजन नहीं है। धर्म इज एंड वाज एंड एवर वुड बी वे ऑफ लिविंग विथ योर बेसिक नेचर। हमारा बेसिक नेचर क्या है? मैं इमोशनल हूँ, मैं गुस्सेल हूँ, ये हमारा बेसिक नेचर नहीं है। वी पिक्ड अप दिस नेचर. Our basic nature is to be happy. Our basic nature is to be helpful. Our basic nature is to be humane. Our basic nature is to be ethical. मैम ये सब नहीं है, मैं कभी कभार गलती कर देता हूँ, ऐसे बोलते हैं लोग बात। मगर गलती करने के बाद, सपोज कीजिएगा आपने सबसे पहले इरेजर चुराया, स्कूल में से किसी का इरेजर चुराया, पहली बार चुराया, तो जैसे ही चुराया घर में आए, मन विचलित हुआ, मम्मी पापा को कैसे बताना है ना, फियरफुल हुए, पहली बार फियर एलिमेंट अपने भीतर आया। तो जो हम नहीं है उससे नेगेटिव एट्रीब्यूट्स आता है। जैसे ही हम बेसिक नेचर में वापस आते हैं, तसल्ली हो जाती है। तसल्ली तभी मिली जब वो इरेजर हमने उस फ्रेंड को ढूंढ डांड के पकड़ के बुला के उसको दे ना दिया हो, तब थोड़ा सा तसल्ली आया, उससे फ्रेंडशिप करके, हैंडशेक करके। सो आई विल ever support to this fact that dharma is not religion. Dharma is the way of living, how to live with your basic nature. This is a way of living. तो इसी को यूनिवर्सल वैल्यूज, इसी को इटर्नल वैल्यूज या धर्म रिथम करके बताते हैं। हाँ, प्रवृत्ति और निवृत्ति का कॉन्सेप्ट बेहद बेहद जरूरी है सनातन धर्म में। सनातन धर्म कैसे धर्मवान जीना है ये भी समझाता है, उतना ही जोर जोर से ये एम्फसाइज करता है कि आपका वेरी पर्पस ऑफ लाइफ, आपका कर्म प्रवृत्त होने के बावजूद भी मानसिक दृष्टि से निवृत्त कैसे होना है उस कर्म से। ये दोनों ही साथ में कैसे चलेंगे। डॉक्टर इक्चा नागेंद्र इसको एक्शन विद साइलेंस कहते हैं। एक्ट भी करना है, कर्म भी करना है, मगर मन से अटैच ना होते हुए कैसे डिटैच्ड होकर के रिलैक्स्ड वे में, साइलेंस के साथ, हैप्पीनेस के साथ कैसे हमें काम करना है। तो this particular Sanatana Dharma is that code of ethics which teach you how to live the best way, to be, momentum, to be a part of this social growth, and also at the same time you yourself become a part of your spiritual growth by extending yourself into this expansiveness. Moving ahead, सनातन धर्म में बहुत इंपॉर्टेंट एक एंटिटी है, वो है अपने गौ माता। गौ माता को वैदिक पीरियड में बहुत पूजा जाता था, अभी भी पूछते हैं हम। अभी बस जब कभी कोई फेस्टिवल आता है तो गैया के पास जाते हैं, उसको अलंकार करते हैं, उसको छू के करते हैं। अभी कम हो चुका है। Anyways, we'll not go into those details, but शुरू से अभी तक गाय, गौ माता माता ही है। माता ही क्यों? क्योंकि माँ ही एक एंटिटी है इस यूनिवर्स में जो सेल्फलेस, बहुत हद तक सेल्फलेस रह सकती है। तो गौ माता और भी ज्यादा सेल्फलेस है, माँ से भी ऊपर। जितना पृथ्वी, जितना धरती में पेशेंस है, उतना पेशेंस गौ माता में है। इसीलिए लोगों को कहते हैं ना, वो गाय है जिसके अंदर धैर्य है, जिसके अंदर शांति है, जिसके अंदर पेशेंस है, वो प्रवृत्ति को गाय कहते हैं। सो गाय वाज अ ग्रेट
important, significant element in Sanatan Dharma in Vedic period. And why? Basically, we on those days we didn't have currencies. वैदिक टाइम्स पर हमारे पास 50 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट या सोना चांदी, ये सब, सोना चांदी तो था, बट दैट वाज नॉट द यूनिट ऑफ योर वेल्थ. मगर गाय, जितने गाय तुम्हारे पास है उतना तुम धनवान हो, है ना. ये आकलन चलता था. सो गाय आपको दूध भी देता है, गाय के वेस्ट मटेरियल से आप फार्मिंग भी कर सकते हैं. गाय का सिर्फ घर में रहने से ही वेल्थ बढ़ता है, ये हमने शुरू से माना है. Every product of cow is very very important, right from the milk to ghee. घी कितना important element है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स में. हर लोह भस्म, कोई सा भी भस्म या आपके गुलिका कोई सा भी हो, थोड़ा सा घी में स्मीयर करके खाने का. घी में स्मीयर करने के नॉस्ट्रल्स में एप्लीकेशंस के लिए भी कहते हैं कोविड टाइम में कि अगर ये सूखा रहेगा तो एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वेरी इजी, तो उसको आप स्मीयर करके रखिएगा. सो एवरी सिंगल प्रोडक्ट तो नहीं कहना चाहिए, द ऑफरिंग्स, द things that she gives us with all her love and kindness is, you know, our jewels, precious jewels. Now going ahead, we'll talk about varna system. 4 प्रकार के वर्ण हैं, ये आप नोट डाउन भी कर सकते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र. वर्ण शब्द वृ धातु से, संस्कृत के वृ धातु से निकला गया है. वृ यानी कि टू चूज. Why am I saying all this? थोड़ा सा यहाँ पर ब्रेक मार के एक और चीज समझते हैं. हम अभी के सोसाइटी में ये समझते हैं कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण है. जो तेल बेचता है, जो मसाला बेचता है, वो वैश्य है. और जो नीच जाति का है, वो कुछ कैलकुलेशन है उसमें. जो नीच जाति का है और जो नीच काम करता है वो शूद्र है. और जो राजा लोग हैं और ठाकुर होते हैं या डाउन साउथ देवर करके देव के समान कम्युनिटी अपने आप को कहते हैं, वो क्षत्रिय है. तो सोसाइटी में अभी हम ये ऐसे देखते हैं, बहुत सारे सरनेम्स, बहुत सारे फैमिलियल नेम्स के अनुसार सोसाइटी भिन्न भिन्न प्रकार के कास्ट और क्रीड सिस्टम से बटा हुआ है. ये वेदों के काल में भी था, ऐसे सब लोग समझते हैं. हाँ, वेदों के काल में वर्ण सिस्टम था, but not in the way that we understand it to be, you know, like now. वर्ण, जैसे मैंने बोला, वृ धातु, टू चूज, यानी कि आपकी चॉइस है आप किस कम्युनिटी में, किस कैटेगरी में आएंगे. चॉइस ऑफ व्हाट? चॉइस ऑफ प्रोफेशन. मैं अगर पढ़ती हूँ, पढ़ाती हूँ, यज्ञ करती हूँ, यज्ञ कराऊंगी, तो मैं ब्राह्मण कुल की. इसका कोई तालमेल मेरे पिताजी से या मेरे फैमिलियल सिस्टम से नहीं. अगर मेरा प्रोफेशन मैंने चूज किया कि आई एम गोइंग टू बी इन एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस मैनेजमेंट, मैनेजरियल एबिलिटीज मुझे मेरे अंदर बहुत है, तो फिर मैं क्षत्रिय कुल की हूँ. अगर मुझे बिजनेस करना है, बार्टर सिस्टम करना है, उस समय तो बार्टर सिस्टम ज्यादा चाहिए, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कम्युनिटीज, नो कमोडिटीज. सो ये वैश्य हुआ करते थे. शूद्र यानी कि people who served the society, helped the society with tiny little things and major things, you know, not only tiny little things but also major things. ये कम्युनिटी को शूद्र कहते हैं. तो उस हिसाब से गवर्नमेंट सर्वेंट सारे शूद्र होना चाहिए, बिजनेसमैन सारे वैश्य होना चाहिए, जो
अपर टॉप क्लास मैनेजमेंट, अपर क्लास मैनेजमेंट सारे क्षत्रिय है, टीचर्स सारे ब्राह्मण में आते हैं. So that's what the system of varna was during the Vedic age. तो हम ये कब मैडम, कब ये बिगड़ा, कब क्यों ऐसे वो इस कुल का, ये इस कुल का, ऐसे क्यों आया? ये around 5000 years ago during the Mahabharata age we find कि ऐसे कुछ अपन सब ह्यूमंस हैं. ह्यूमंस के डिफरेंट सेट ऑफ माइंड्स हैं, इंटेलेक्ट हैं, तो डिफरेंट सेट्स ऑफ माइंड, डिफरेंट सेट्स ऑफ इंटेलेक्ट के वजह से ये चेंजेस आया है सोसाइटी में. ब्राह्मण प्रिडोमिनेंटली सत्व आधारित है, ये अध्यात्म से जुड़े हुए रहते हैं, एंड दे आर बेसिकली स्कॉलर्स, थिंकर्स एंड ऋषिस, सेजेस. ब्राह्मणों को स्क्रिप्चर्स का कस्टडी दिया गया है. जैसे हम फॉर एग्जांपल लिया जाए तो वो खाली यज्ञ और यज्ञ कराना भी नहीं था, वो राजगुरु भी, दे ऑल्सो इंटरफियर, दे हैड देयर दखल, उनकी इंटरफेरेंस पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन में भी था. जैसे चाणक्य है, जैसे वाल्मीकि, सॉरी, जैसे वशिष्ठ महर्षि. ऐसे ब्राह्मण लोगों का सिर्फ एक छोटा सेट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज ही नहीं था, बहुत हद तक वो राज्य पर भी उनका दखल रहा ही था. क्षत्रिय रजोगुण प्रवृत्ति के हैं, क्योंकि उन्हें होना ही चाहिए. अगर वो रजोगुण के नहीं होते, तामसिक होते, तो बस एम्पायर्स ही लुटाते. हमारी पहली गलती, हमने रिवोल्ट करना नहीं जाना, ना ढंग से रिवोल्ट को ऑर्गेनाइज करना सीखा. नहीं तो 1857 में ही इतना बड़ा म्यूटिनी हुआ, इतना बड़ा म्यूटिनी तो नहीं करना चाहिए उसे, इतना बड़ा रजीम रहा ये, इतना बड़ा फ्रीडम फाइट, फ्रीडम बैटल रहा है कि ये बिल्कुल मुमकिन हो सकता था कि ये देश उसी समय आजाद होता. सो रजोगुण के प्रवृत्त हमारे क्षत्रिय होना ही चाहिए. एंड देन उनका एक्टिविटी प्रदान है, वो हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, क्रिएटिव काम में एक्टिव रहेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन काम में एक्टिव रहेंगे, पॉलिटिकल साइंसेस में, जैसे अपने IAS, IPS है ना, ये लोग क्षत्रिय कैटेगरी में आते हैं. हाइपर एक्टिव रहते हैं. और वॉरफेयर के टाइम पे, वॉरफेयर यानी कि सिर्फ उस समय की काल की बात समझे नहीं, कोई सा भी ऐसे टाइम जैसे कोविड हुआ, फ्रंटलाइन वॉरियर्स बोले हमने, याद है? क्यों वॉरियर्स बोले? क्योंकि ये लोग अगर रजोगुण प्रवृत्त नहीं होते तो कोई भी आड़े वक्त पे कोई भी नहीं रहता, सभी डर के घर के अंदर, बिल के अंदर छुपे रहते. तो ये फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, जैसे पुलिस फोर्सेस हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, जितने भी मेड सर्वेंट्स हैं, जो स्ट्रीट स्वीपर्स हैं, दे वर ऑल वेरी स्ट्रॉन्ग, रजोगुण प्रवृत्त रहे. ये कभी किसी के लिए भी नहीं डरेंगे, ना डरना चाहिए. वैश्य लोग भी रजोगुण प्रवृत्ति के रहते हैं, साथ में थोड़ा सा तामसिक रहते हैं, क्योंकि बैठे रहते हैं सेडेंटरी पीपल. वी आर ऑल वैश्यस. क्योंकि कोविड ने घर में बिठा दिया, बहुत सारे ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम कर दिया है, तो हम थोड़ा सा रज प्लस तम हो गए हैं. तो रजोगुण और तमोगुण मिलके वैश्यों का बेसिक प्रवृत्ति रहता है. इकोनॉमिक वेलफेयर, बिजनेसमैन होते हैं ये, स्टॉक मार्केट्स समझते हैं, स्टॉक मार्केट्स को बेहतर जानते हैं, इनकी दिमाग ही इस पर ज्यादा चलती है. ये बैकबोन है सोसाइटी की. क्यों है भैया बैकबोन? ये तो अपने आर्थिक व्यवस्था को अच्छे कर रहे हैं. ये बैकबोन कैसे हो जाएंगे सोसाइटी के? अपने आर्थिक व्यवस्था से ये पूरा सोशल, एक पूरा मोहल्ले का आर्थिक व्यवस्था उठा के रखते हैं, इसीलिए they are the backbone of the society. शूद्र यानी कि तमस प्रिडोमिनेंट है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं रहेंगे. इंटेलिजेंस इन द सेंस, नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट
स्मार्टनेस, दे आर वेरी स्मार्ट बिकॉज आर्टिसंस होते हैं, कल्चरली बहुत सारे छोटे छोटे ऑक्यूपेशंस रहते हैं, जैसे स्कल्पचर बनाना, पेंटिंग करना, है ना। ये सब काम के लिए बहुत स्मार्टनेस की जरूरत है। बट हियर इंटेलिजेंस इन द सेंस, ये इंटेलिजेंस नहीं है कि प्लानिंग करना, कैसे आगे प्रोग्रेसिव करना नेशन को, या आगे कैसे बढ़ाना है। इंटेलिजेंस इन रेस्पेक्ट टू क्षत्रियास वी आर टॉकिंग ऑफ, सो उतना नहीं होता है। अपने काम में सुख है, सुकून है ना। ये वो है जो सर्विस क्लास होते हैं। रोज 10 बजे की नौकरी में जाते हैं, 5-6 बजे या 8 बजे उनका अपना समय है, उसको खत्म करके आते हैं, सैलरी लेते हैं और आराम से जीते हैं। सॉरी फॉर द रॉन्ग स्पेलिंग इन द सैलरी, जस्ट took notice of it. Now when I talked about विद ज्ञाने, वेद जो है विद धातु से आया है, उस समय मैंने बताया दो प्रकार की नॉलेज है, दो प्रकार के ज्ञान, दो प्रकार की विद्या बताई गई है। ये भी, इसका भी उल्लेख उपनिषद में आपको दिख जाएगा। परा विद्या अपरा चैव, परा और अपरा विद्या। परा विद्या सर्वोपरि एजुकेशन, अल्टीमेट नॉलेज, अल्टीमेट विजडम किसे कहते हैं? अल्टीमेट विजडम तो वो होगा जिसको सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर साइंसेस, सब उसका ज्ञान, बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो, बहुत शार्प हो, बहुत जल्दी से कैलकुलेशन करने वाले रामानुजम जैसे मैथमेटिशियन हो, या एस्ट्रोफिजिक्स जाने वाले, इंट्रिकेट साइंसेस का ज्ञानी पराविद्या को जानता है क्या? नहीं। पराविद्या यानी कि डिवाइन नॉलेज। पराविद्या में हासिल वो करते हैं जो अनुभूति से स्वयं को पहचाना है। अगर एक एग्जाम्पल पराविद्या ज्ञानी को बारे में बताएं तो आंख बंद करके रामकृष्ण परमहंस, रमण महर्षि, स्वामी विवेकानंद, इनको किसी ने सिखाया नहीं था। इनने, रमण महर्षि ने, रामकृष्ण परमहंस ने किसी स्क्रिप्चर को उठा करके पढ़ के उसको प्रैक्टिस करके कभी नहीं हुआ। अनुभूति, स्वानुभूति से, आत्मबोध से अनुभव करना सर्वोपरि ज्ञान है। ये रियलिटी को पहचानने का एक्चुअल प्रोसेस है। ये इनवर्ड जर्नी, भीतर जानने वाला, भीतर क्या है इसको जानने वाला प्रस्थान है। ये लॉजिक से समझने वाली चीज नहीं। लॉजिक से क्या चीज समझ आएगी? मैथ्स समझ आएगी, साइंस समझ आएगा, सोशल, स्टैटिस्टिक्स, you name any difficult science, you can somehow understand, comprehend with your sense of intellect and logic, analyzing different things. But with paravidya it can't happen. You cannot gain paravidya through logic, through intellect, through analyzing, through understanding. या मैडम बहुत बार सुनने के बाद शायद आ जाए, बहुत बार देख के प्रैक्टिस करने के बाद शायद आ जाए, बहुत बार प्रैक्टिस करने के बाद अभ्यास से सब कुछ लघु है, वो बात जायज है। बट ये लॉजिक से नहीं प्राप्त हो सकती है, बिकॉज ये तत्व बुद्धि, इंद्रियाएं, मन आदि विषयों से परे है। It goes beyond intellect, goes beyond mind and body. Hence, you cannot understand it through, you cannot realize yourself through logic, through your instruments that you have within. अब अपरा विद्या क्या क्या नॉलेज एग्जाम्पल्स हैं? अपरा विद्या का एग्जाम्पल्स हैं, फर्स्ट कम्स आर द वेदास। कितना सुंदर सा बच्चा वेदाध्ययन कर रहा है अभी इसमें। सो ये
4 प्रकार के वेद, यानी कि ऋग, यजुः, साम, अथर्वण। ऋग, यजुः, साम, अथर्वण के साथ या अथर्व वेद के साथ जितने भी अन्य अंग है, जैसे वेदांग हुए, है ना, वेदों का उपवेद भी है, स्मृति प्रस्थान यानी कि सारे इतिहास, पुराण, मनुस्मृति, ये भी अपरा विद्या है। न्याय प्रस्थान यानी कि ब्रह्म सूत्र, ये भी अपरा विद्या के अंदर आता है। कोई भी स्क्रिप्चर which tells this is Swarupa, this is an indicative supportive text which says this is how you have to go through, ये अगर कोई टेक्स्ट कह रहा है, ये अपरा विद्या है। वो वेदों के टाइम पर मिस्टिकल साउंड्स यानी कि मंत्रों के उच्चारण से मंत्र योग साधना हुआ। And then they also performed many other spiritual practices with mudras, with various equipments, yantras, you know, and performing in various asanas. They delved deep into the layers of meditation. That was also a part of yogic practice in the Vedic period. ये शायद मैंने पहले ही बोल दिया है। वेद को अपौरुषेय इसीलिए कहते हैं क्योंकि किसी ने लिखा नहीं है। श्रुति इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये सुन के समझ के फिर दोहराते हुए आई एक ज्ञान है, जिसमें बहुत बाद में जाकर के रिटन टेक्स्ट फॉर्मेट बना। वर्बल रूट दृश्य से ऋषि बना है, एंड देन द वर्ड ऋषि means seer, one who sees the mantra, not the one who had found the mantra, not discovered the mantra, not authored it, no, not written. तो 4 वेदों के बारे में एक छोटा सा उल्लेख, and we'll finish off with this slide. ऋग, यजुः, साम, अथर्वण। ऋग्वेद कहते हैं 10,000 BC पुराना है, but again carbon dating is very difficult because written format में बहुत बाद में आया है। मैं अभी बोल के खत्म किया है कि ये श्रुति है, बहुत पहले से ही ये बिना लिखे हुए आई हुई ज्ञान है। सो कार्बन डेटिंग तो सिर्फ कागज पत्थर का हो पाता है। सो 10,000 BC ओके, वी कैन मान लेते हैं। 1028 वर्सेस हैं इसमें, हाइम्स हैं इसमें। हाइम्स यानी कि poetical compositions on various Vedic deities. 10,598 मंत्र है, 10 मंडलों में ये भागित है। 33 देवताएं यानी कि रुद्र, इंद्र, अग्नि, यम, सोम, ऐसे बहुत अनेक वैदिक देवताएं हैं। इन देवताओं के पीछे भी कुछ राज है, वो हम अगली बार देखेंगे कि हर देवता, हर deity means something. He is not the divine form that we think, or he is not that deity that Puranas portray. सामवेद ऋग्वेदिक चैंट से ही, ऋग्वेदिक बुक से ही बना है। 8वें और 9वें चैप्टर ऋग्वेद का। सामवेद एक ऐसी स्टाइल है ऋग्वेदिक मंत्रों का उच्चारण करने का जो गायन के पद्धति पर है, और कहते हैं क्लासिकल कर्नाटिक म्यूजिक हुए, हिंदुस्तानी हुए, ये सामवेद से ही इन्होंने ये स्वर जाना है। 7 स्वर जो आया है सामवेद के गायन शैली पद्धति से आया है। इसके लिए सोम यज्ञ या सोम रिचुअल्स, बहुत सारे सोम देवता के ऊपर किए जाने वाले सारे रिचुअल्स सामवेद का मंत्र इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए अलग से इसके लिए अलग से पाठ करने वाले ब्राह्मण लोग थे, सामवेदिक ब्राह्मण, जो अलग प्रकार के गाने के लिए रहते थे। वेरी सॉरी। यजुर्वेद बेसिकली रिचुअल्स के लिए यूज करने वाला मंत्र है, जिसमें यज्ञ याग आदि क्रियाओं को इस्तेमाल
इस्तेमाल करने वाला मंत्र है ये। एंड ये मंत्र विभिन्न प्रकार के देवताओं को इन्वोक करने के लिए यूज किया गया है। एंड ऐसे यजुर्वेद मंत्र को उच्चारण करने वाले ब्राह्मण पंडितों को अध्वर्यु कहते हैं। अथर्व वेद यानी कि अथर्व वेद अन्य वेदों की तरह अपौरुषेय नहीं माना गया है। अथर्वण करके कुछ सेक्ट ऑफ ब्राह्मण्स थे जो मंत्रों को अपने आप कंपाइल किए थे, तो इसीलिए उनके नाम से ही ये वेद, ये चौथा डिवीजन बना, अथर्व वेद या अथर्वण वेद। गणपति अथर्व शीर्षम है ना, वो एक एग्जाम्पल है अथर्ववेदिक मंत्र के। बहुत आसान भी रहेगा, बहुत अथर्ववेदिक मंत्र और ऋग्वेदिक मंत्र में आपको सुनते समझते हुए ही डिफरेंस पता चल जाएगा कि वो वैदिक संस्कृत और नॉर्मल संस्कृत का डिफरेंस समझ आ जाता है। सो ये 4 वेदों के बारे में है। आगे हम सब्जेक्ट मैटर ऑफ वेदास यानी कि वेदों के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट मैटर है और उसका क्या क्या विभाजन है, उसको हम कल देखेंगे। कल होपफुली इसी टाइम पर, नहीं तो मैं बता दूंगी, मैसेज कर दूंगी। इफ देयर इज नो मैसेज तो 45 ही रहेगा। थैंक यू सो वेरी मच। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye. Bye.